सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हैं, आम आदमी के लिए उम्मीद की किरण बनना चाहते हैं। बोले धांधली ज़्यादा हुकूमत ने मईशत को जमीन बोस कर दिया, वोटर्स को उनकी अमानत लौटाने के लिए उनका और मरियम नवाज का किरदार होगा। मौलाना ने इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजिमीन को खिराज तहसीन पेश किया। इसकी बदतरीन धांधली के नतीजे में वजूद में आने वाली हुकूमत अपनी 2 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर नाअहल साबित हुई, नालायक साबित हुई और पाकिस्तान की मईशत की इमारत को ज़मीन बोस कर दिया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ, उसके मुंदरजात के हवाले से भी कुछ चीज़ों को मज़ीद वाज़ेह करने की ज़रूरत महसूस की गई है। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ उन मुलाजिमीन को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने कल मुजाहरा किया। ऐसे हालात में आम आदमी के लिए उम्मीद की एक किरण हम बनना चाहते हैं। अगर मरियम नवाज साहब वज़ीर-ए-आज़म बनती है तो आप इन्हें सपोर्ट करेंगे? कौम को वोट का हक दिलाना है। हमारा वोटर मर्द भी है और हमारा वोटर खातून भी है, लिहाजा मर्द हो या खातून, उसको उसकी अमानत वापस लौटाना, उसके लिए मेरा भी किरदार होगा और उसके लिए मरियम नवाज का भी किरदार होगा। जहाँ तक सिविल नाफरमानी की बात है, मेरे ख्याल में सिविल नाफरमानी एक ख़ास मकाम पर जाकर होती है। हम इंशाअल्लाह उससे पहले ही उनको अपने अंजाम तक पहुँचा देंगे। इस मट्टी की बेटी हूँ, किसी को हुब्बुल वतनी साबित करने की जरूरत नहीं। मरियम नवाज का मुखालिफिन को 2 टोक जवाब। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को आइन के दिफा की मूवमेंट करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा कि वो अवाम को यकीन दिलाती हैं कि उनकी उम्मीद टूटने नहीं देंगे। PDM वोट की चोरी, मीडिया और इदारों पर दबाव का मुकदमा लड़ेगी। कहा जलसे अभी शुरू नहीं हुए, हुकूमत को तकलीफ शुरू हो गई। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, तहरीक हर सूरत कामयाब होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कोई छोटी मूवमेंट नहीं है, ये आइन का दिफा की मूवमेंट है, अवाम के हक के हुक्मरानी के दिफा की मूवमेंट है। PDM जो है वो अवाम का मुकदमा भी लड़ेगी, महंगाई का मुकदमा भी लड़ेगी, लाकानूनियत का मुकदमा भी लड़ेगी और पाकिस्तान में जो बुनियादी और आइनी हकूक मुअत्तल हैं, मीडिया पे जो प्रेशर है, जुडिशरी पे जो प्रेशर है, इदारों पे जो प्रेशर है, PDM उसका मुकदमा भी लड़ेगी। जब कहते हैं कि आइन की हुक्मरानी हो तो आप उनको गद्दार के अलकाब से नवाजते हैं और फिर जब गद्दारी का पर्चा कटता है तो आप कहते हैं कि उसका हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। नवाज शरीफ ने जब आइन की बात की, वोट चोरी की बात की, अवाम के हक की हुक्मरानी की बात की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात की, तो आपने कह दिया कि उससे भारत खुश होता है। भारत पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी और कानून की हुक्मरानी से खुश नहीं होता। भारत उस दिन खुश होता है जब सकूत कश्मीर होता है, जब आप ट्रे में कश्मीर रख के भारत के हवाले कर देते हैं। पाकिस्तान की मईशत का जब दिवालिया निकलता है तो भारत तब खुश होता है। PDM का जलसा है, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इंशाल्लाह खुद इसकी दावत दूंगी। ये PDM का पहला जलसा है और गुजरांवाला की पूरी इंतज़ामिया को तब्दील कर दिया गया। PDM नवाज शरीफ साहब की क़यादत में, मौलाना साहब की सरबराही में और बाकी सब पार्टीज़ के साथ मिलकर इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं देगा। मैं इस वतन की बेटी हूँ, नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है। हमें किसी के सामने कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जवाब चाहिए तो अगर आपसे सवाल हुआ है आप जवाब दें। उसका जवाब ये नहीं है कि मरियम नवाज गद्दार है और नवाज शरीफ ने गद्दारी की है, और ये उसके जवाब नहीं है। ये हम 72 साल से ये कार्ड्स जो है ना एक पिटारे में रखे होते हैं, जिसके अंदर जब ज़रूरत पड़ती है कभी मज़हब कार्ड निकल आता है, कभी गद्दारी कार्ड निकल आता है, कभी धरने हो जाते हैं। सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान अपोजिशन की तहरीक की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। कहते हैं आज़ादी का कारवां चल पड़ा, 16 अक्टूबर को भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। पहले 2-3 जलसों से ही तब्दीली के आसार पैदा हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा ये तासुर गलत है कि सियासी लोग इदारों से तसादुम चाहते हैं। गद्दारी का केस करने वाले खुद गद्दार हैं, ऐसे मुकदमात को जूते की नोक पर रखते हैं। इंशाअल्लाह मैं तो समझता हूँ कि पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। किसने गद्दारी का केस किया है? जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं और जो अदालतों में पेश होने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें 3 जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड,
जिसमें आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं। इस किस्म के हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंडिया के एजेंट नहीं बनते। जब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ गद्दारी का केस आप करेंगे, उसका क्या मैसेज जाएगा? कोई मुकदमा नहीं है। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। हम इनका मुकाबला करेंगे। गद्दार वो हैं जिन्होंने धांधली की है। गद्दार वो हैं जो अवाम के मैंडेट के बगैर कौम पर मुसल्लत हैं। गद्दार वो हैं कि जिसके खिलाफ फैसले आए और फिर अदालती कमीशन तहलील कर दिए गए। इस हवाले से जंग न छेड़ी जाए। हम ऐसे जंग में लड़ने के बड़े आदी हैं और हम मुल्क को इस हद तक नहीं ले जाना चाहते। हमेशा हमें कहा जाता है कि आप इंतहा तक न जाएं। हम बिल्कुल इंतहा तक नहीं जा रहे। हम आईन के हुदूद के अंदर जा रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा इदारा भी आईन के हुदूद से आगे न जाए। ट्राई अगेन। गुजरांवाला में नून लीग की कॉर्नर मीटिंग के दौरान पुलिस ने छापा मारा। पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने कॉर्नर मीटिंग के दौरान साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। पुलिस एहलकारों ने कॉर्नर मीटिंग के अतराफ गलियों का घेराव भी किया। कॉर्नर मीटिंग में खुर्रम दस्तगीर, आबिद रजा कोटला और पोमी भट्ट शरीक थे। गुजरांवाला में नून लीग की कॉर्नर मीटिंग के दौरान पुलिस ने छापा मार दिया। पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने कॉर्नर मीटिंग के दौरान साउंड सिस्टम कब्जे में ले लिया। पुलिस एहलकारों ने कॉर्नर मीटिंग के अतराफ गलियों का घेराव भी किया। इस कॉर्नर मीटिंग में खुर्रम दस्तगीर, आबिद रजा कोटला, पोमी भट्ट शरीक थे। हुकूमत मुखालिफ जमातें 18 अक्टूबर को कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। बाग जनाब में पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में जलसा होगा। निसार खोड़ो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाकारा साबित हो चुकी है। हुकूमत ने ज़िंदगी महंगी और मौत सस्ती कर दी है। आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास वजीर आला हाउस कराची में हुआ, जिसमें 18 अक्टूबर को मज़ार कायद से मुत्तसिल बाग जना में जलसे के फैसले का ऐलान किया गया। इस मौके पर निसार खोड़ो का कहना था कि वफाकी हुकूमत नाकारा साबित हो चुकी है। हुकूमत नाकारा साबित हो गई है। हमारे अपोजिशन के इत्तेहाद का ये फर्ज बनता है कि वो अवाम का साथ दे, अवाम की दिलजोई करे, अवाम की आवाज़ बने। पीम के सदर निसार खोड़ो ने वफाकी हुकूमत के कराची पैकेज को झूठ का पुलंदा करार दिया और कहा कि जजायर से मुतालिक ऑर्डिनेंस वफाक की बदनीयती है, इसको फौरी वापस लिया जाए। NOC कोई नहीं दिया गया और कोई हमने यू टर्न नहीं किया, लेकिन अगर उन्होंने इस खत को बेस बना के अगर उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया है तो मुनाफकी है, ये बेईमानी है, ये बदनीयती है। और इस बदनीयती पर मुबनी इस करारदाद को, इस ऑर्डिनेंस को हम नहीं मानते और हमने कहा है हुकूमत से कि ये ऑर्डिनेंस वापस करें। पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, यूसुफ रजा गिलानी, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद कायम अली शाह समेत अपोजिशन के दीगर सियासी क़यादत के खिलाफ नैब की इंक्वायरियां और नून लीग की क़यादत के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात की मजम्मत की गई। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा आज़ाद नेडियो 24 न्यूज़ कराची। कराची के सनतकारों ने इंडस्ट्रीज की तबाही का जिम्मेदार विफाकी हुकूमत को करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत सनतों का पहिया जाम करना चाहती है। RLNG की कीमत का ताहाल तायुन ना हो सका। इसी हवाले से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। टूटी सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, पानी ना सनतों के लिए गैस की दस्तियाबी, शहर कायद के सनतकार हुकूमत पर बरस पड़े। मैं तो ये समझता हूँ ये ट्रेड डेफिसिट कैसे खत्म होगा जब तक ये सब चीजें होंगी, ना गैस मिलेगा, ना पानी मिलेगी, ना बिजली मिलेगा, ना लेबर को ट्रांसपोर्ट मिलेगा। ट्रेड बैलेंस भी नहीं हो सकता, सरप्लस तो ख्वाब है। तो 11 साल से इन्होंने गैस का कनेक्शन बैंड किया हुआ है और 11 साल से हमें गैस का कनेक्शन नहीं मिलता नया, तो नई न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? और ट्रेड डेफिसिट भी खत्म करना है आपने। साइट एसोसिएशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सनतकारों ने शिकवा किया कि RLNG की कीमत पर पहले फैसला किया गया, एक रोज बाद कीमत में इजाफा कर दिया। 186 रुपए में गैस, दूसरी इंडस्ट्री को आप दे रहे हैं 1021 में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको देख लिया है कि इस सेक्टर के अंदर इस रेट से ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये भी दिया ना, वरना तो देते ही नहीं। अगर वो दिया, अब इसके बाद कह रहे हैं इसी का बढ़ाएंगे। अब 144 रुपए उसका बढ़ा, अब क्या एक्सपोर्ट नहीं करना हमने? 930 रुपए उन्होंने रेट कर दिया आज टेक्सटाइल का। वो वारे में कैसे आएगा? वो अभी उसकी जो है ना, कहते हैं ना, स्याही सूखी नहीं अभी, तो उन्होंने आज कोई नया एक और पलंदा आ गया जी। क्या हो गया जी? बोला वो जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर डिफरेंस करेंगे हम। सनतकारों ने साइट लिमिटेड को फौरी तहलील करके इसका कंट्रोल सनतकारों के हवाले करने का मुतालबा किया। कैमरामैन शौकत अली के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची।
اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس صارفین سے 69 ارب روپے وصول کرنے کی منظوری دے دی۔ CNG اسٹیشنز کو نئے لائسنسز جاری کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافے کی سمری واپس لے لی گئی۔ اسلام آباد سے وقاص عظیم کی رپورٹ دیکھیں۔ رابطہ کمیٹی نے CNG لائسنس جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ نئے CNG اسٹیشنز کو LNG فراہم کی جائے گی۔ سوئی نادر گیس کمپنی کے صارفین سے LNG چارجز کی مد میں 69 ارب روپے وصول کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں وزارت صنعت و پیداوار نے یوٹیلیٹی اسٹور پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی سمری واپس لے لی۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر چینی، گھی اور آٹے کی قیمت برقرار رہے گی۔ ECC نے روس سے گندم کی درآمد کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی۔ کمیٹی میں سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری تجارت اور فوڈ سیکورٹی شامل ہوں گے۔ 3,30,000 میٹرک ٹن درآمدی گندم کو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں یکساں تقسیم کیا جائے گا۔ وزارت فوڈ سیکورٹی کے مطابق ملک میں سرکاری سطح پر 50,80,747 ٹن گندم کے ذخائر موجود ہیں۔ پنجاب کے پاس 29,92,744 ٹن، سندھ کے پاس گندم کے 12,59,395 ٹن، خیبر پختونخوا کے پاس گندم کے ذخائر 8,99,000 ٹن، بلوچستان کے پاس 67,423 ٹن اور پاسکو کے پاس گندم کے 6,74,623 ٹن کے اسٹاک موجود ہیں۔ جنوری تک 10 لاکھ ٹن درآمدی گندم ملک میں پہنچ جائے گی۔ وقاص عظیم، 24 نیوز، اسلام آباد۔ کراچی میں چہلم میں امام حسین علیہ السلام کے جلوس کے حوالے سے ٹریفک پولیس نے روٹ پلان جاری کر دیا۔ مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہو کر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوگا۔ جاوید قائم خانی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جاوید، بتائے گا اس کی ڈیٹیلز؟ بالکل جی، چہلم کے حوالے سے مرکزی جلوس اور مرکزی مجلس جو ہے وہ نشتر پارک میں منعقد کی جائے گی، تو اس کے حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لی گئے ہیں۔ 12 بجتے ہی جو ہے وہ تمام گلیوں کو مولکہ راستوں کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ جو نمائش چورنگی اور احمد جناح روڈ کو لگتے ہیں تو ان تمام راستوں کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ جو مرکزی شاہراہ میں ریکپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک رواں دواں ضرور ہے، اس لیے کہ مرکزی شاہراہ کو کھولا ہوا جو رات صبح اعلیٰ جو ہے وہ اسے بند کیا جائے گا، اس کی سویپنگ کی جائے گی، اس کے بعد تمام تر جو ہے وہ سیلنگ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹریفک پولیس نے بھی ایک پلان جاری کیا ہے کہ اگر شہری جو ہے وہ اس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو جس وقت اس مقام پر میں موجود ہوں یہ گرو مندر چورنگی کہلاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نمائش چورنگی، تو میرے دائیں جانب جو ہے وہ ٹریفک آنے والی شہر بھر سے جو ہے وہ جس نے آگے جانا ہوتا تھا اسے دائیں جانب موڑ دیا جائے گا اور وہاں سے وہ شارع قائدین اور شارع فیصل سے ہوتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک جا سکیں گے، جبکہ میری بائیں جانب جو ہے وہ آگے سولجر بازار کو جو راستہ جاتا ہے اس جانب اور لسبیرا سگنل پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ صدر کے مختلف علاقوں کے اندر گارڈن اور جو اولڈ سٹی ایریاز ہے وہاں تک جایا جا سکے گا۔ تمام ٹریفک کے کو رہنمائی کے لیے ٹریفک پولیس اور دیگر اہلکار جو ہے موجود ہوں گے۔ سیکیورٹی کے فل پور انتظامات کیے گئے۔ 12 بجتے جو ڈبل سواری کی پابندی بھی آئی تھی اس کا بھی لاگو وہ بھی اطلاق کر دیا گیا ہے اور اس وقت جو ہے وہ کنٹینرز لگا کر جو گلیاں انہیں سیلنگ کا عمل بھی شروع کر دیا۔ شکریہ آپ کا۔ حضرت علی بن عثمان حجبیری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے دوسرے روز بھی زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ سبیلوں اور لنگر خانوں پر لوگوں کا کافی رش رہا۔ حضرت علی بن عثمان حجبیری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے دوسرے روز بھی زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سبیلوں اور لنگر خانوں پر بھی لوگوں کا کافی رش ہے۔ فہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ فہد بھٹی، بتائیے گا کیا مناظر ہیں یہاں پر؟ بالکل، زائرین کی بڑی تعداد یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ عقیدت مند یہاں پر اپنی منتیں مرادیں لے کر آ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے انتظامات یہاں پر مکمل کیے گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے 2000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے ہیں، جس میں 4 ایس پی 7 ڈی ایس پی سمیت ٹوٹل جو ہے وہ 2000 پولیس اہلکار ہیں۔ اس کے علاوہ جو داتا تبارک کے اطراف میں بلند عمارتیں ہیں وہاں پر سنائپرز بھی تعینات کیے گئے ہیں تاکہ سیکیورٹی کو بہتر رکھا جا سکے۔ جو بھی زائرین عقیدت مند دربار کے احاطے میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کو مکمل طور پر جامع تلاشی کے بعد دربار کے احاطے میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ دودھ کی سبیل کا یہاں پر اہتمام کیا گیا ہے۔ بڑے ویل ڈیولپ طریقے سے بڑے انداز سے دودھ جو ہے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے۔ دودھ انتظامیہ کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ باقاعدہ طور پر جو صوبے بھر سے دودھ اس سبیل کو چیک کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ یہ والا دودھ جو ہے وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے فہد بھٹی، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ بار میں حضرت علی بن عثمان حجبیری المعروف داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں نائب صدر ہائی کورٹ بار سعید احمد، فائنانس سیکرٹری ذیشان سلہری، چودھری عبداللطیف سمیت وکلاء کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔
تقریب کے مہمان خصوصی مولانا محمد اظہر اطاری نے حضرت علی بن عثمان حجویری کی سیرت، کرامات اور تعلیمات پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے اور حرام، جھوٹ، غیبت جیسے گناہوں سے بچتے ہوئے صرف اور صرف سچائی کا ساتھ دینا چاہیے۔ گجرات کے علاقے سدوال میں نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں میاں بیوی جاں بحق اور ایک بچی زخمی ہو گئی۔ دوسرے واقعے میں گجرانوالہ میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ گجرات کا علاقہ سدوال جہاں پہ نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں میاں بیوی جاں بحق اور ایک بچی زخمی ہو گئی، جبکہ دوسرے واقعے میں گجرانوالہ میں زمین کے تنازع پر فائرنگ سے 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پنجاب پولیس میں پھر تقرر اور تبادلے کر دیے گئے۔ اظہر حمید کھوکھر کو ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ اور غلام رسول زاہد کو ایڈیشنل آئی جی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ لگا دیا گیا۔ صاحبزادہ محمد شہزاد سلطان ایڈیشنل آئی جی آپریشنز تعینات ہو گئے۔ شاہد حنیف کو ایڈیشنل آئی جی پیٹرولنگ پولیس اور قمر شاہ رخ کو ایڈیشنل آئی جی ٹریننگ لگا دیا گیا ہے۔ پنجاب پولیس میں پھر تقرر اور تبادلے کر دیے گئے۔ اظہر حمید کھوکھر کو ایڈیشنل آئی جی اسٹیبلشمنٹ اور غلام رسول زاہد کو ایڈیشنل آئی جی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی برانچ لگا دیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اہلیہ کے ہمراہ کرنل مجیب الرحمان شہید کے گھر پہنچ گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کرنل مجیب الرحمان شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ دیر پا امن و استحکام کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اہلیہ کے ہمراہ کرنل مجیب الرحمان شہید کے گھر گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے کرنل مجیب الرحمان شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ہمارے افسروں اور جوانوں کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ دیر پا امن و استحکام کے لیے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکار اور شہری میں جھگڑا ہو گیا۔ گلبرگ چورنگی پر اہلکار نے شہری کو ٹریفک قانون کی خلاف ورزی پر روکا۔ شہری نے فرار ہوتے ہوئے گاڑی اہلکار پر چڑھانے کی کوشش کر ڈالی۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ محمد کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کامران، یہ کیا واقعہ ہے؟ جی بالکل، شہر قائد میں اکثر سڑکوں میں یہ اس طرح کے ہمیں مناظر نظر آتے ہیں کہ ٹریفک اہلکار اور جو شہری ہیں وہ ایک دوسرے سے الجھتے ہیں۔ آج ایسا ہی ایک واقعہ سمن آباد تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ ٹریفک اہلکار اپنی جو ڈیوٹی پہ مامور تھے، ایسے میں ایک شہری جو ہیں انہوں نے قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی۔ شہری ٹریفک اہلکار سے الجھتا ہے۔ بقول جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں ان کے مطابق شہری گاڑی سے اتر کے ان کو گاڑی میں گھسیٹ کے ان کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے، دھمکیاں، جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکار کار ڈرائیونگ سائڈ سے جب چابی نکال کے شہری کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی ہی دوران شہری جو ہیں وہ گاڑی کو بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے بھگانا شروع کر دیتے ہیں۔ خوش قسمتی سے کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں۔ شہری اویس کے خلاف باقاعدہ طور پہ قانون کو اس کو گرفت میں لایا جا چکا ہے اور اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے کار سرکار میں مداخلت اور جان سے مارنے حوالے سے اس کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ میڈیکل کالجز میں داخلے کے خواہشمند طلبہ کے لیے خوشخبری ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے طلبہ کا بڑا مطالبہ مان لیا ہے۔ انٹری ٹیسٹ پہلے سے اعلان کردہ نصاب کے مطابق لیے جائیں گے۔ پی ایم سی کے اعلامیے کے مطابق انٹری ٹیسٹ کے یکساں نصاب کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی میں صدر پی ایم سی اور ملک بھر کی میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز شامل ہوں گے۔ کمیٹی انٹری ٹیسٹ کا انعقاد طے شدہ سلیبس کے مطابق یقینی بنائے گی۔ میڈیکل کالجز میں داخلے کے خواہشمند طلبہ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان میڈیکل کمیشن نے طلبہ کا مطالبہ مان لیا ہے۔ انٹری ٹیسٹ پہلے سے اعلان کردہ نصاب کے مطابق لیے جائیں گے۔ پی ایم سی کے اعلامیے کے مطابق انٹری ٹیسٹ کے یکساں نصاب کے لیے خصوصی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی میں صدر پی ایم سی اور ملک بھر کی میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز شامل ہوں گے۔ چیف کمشنر میڈیم ٹرم ٹیکس آفس عبدالحمید کہتے ہیں پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے تحت تعمیراتی شعبے کو ٹیکس کی مراعات دی گئی۔ منصوبے کے تحت 4 گنا کم ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ چیئرمین آباد فیاض الیاس نے رجسٹریشن کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کر دیا۔ اسی حوالے سے حبیب خان کی رپورٹ دیکھیں۔
FBR के मीडियम टैक्स ऑफिसर चीफ कमिश्नर अब्दुल हफीज के हमरा एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ब्रीफिंग देने पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर अब्दुल हफीज का कहना था कि पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत तामीराती शोबे को टैक्स की मराद दी गई। मंसूबे के तहत टैक्स की मद में 4 गुना कम टैक्स अदा करना होगा। उनको टैक्स का रेट लगेगा वो बहुत कम लगेगा। अब ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये फ़ायदा जो डिफरेंस है वो वेरी करेगा, लेकिन हमारा अंदाज़ा ये है कि इसमें नॉर्मल स्कीम में उनको 4 गुना टैक्स देना पड़ेगा और इसमें उसका चौथा हिस्सा देना पड़ेगा। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि टैक्स कम देना पड़ेगा। इस मौके पर चेयरमैन आबाद फैयाज इलियास का कहना था कि मंसूबे की रजिस्ट्रेशन डेट में 31 दिसंबर 2021 तक तौसीक करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो स्पेशल प्रोजेक्ट की स्कीम की जो डेट है वो 31 दिसंबर है, बट हम समझते हैं कि ये पिछला कुछ माह जैसे इसमें वेस्ट हुए और हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी इस पैकेज के सिलसिले में एक रिक्वेस्ट भी है, हमने प्रपोजल भी दिया है कि इस डेट को बढ़ाया जाए। अब्दुल हफीज ने पाकिस्तान की हाउसिंग स्कीम से मुतालिक ब्रीफिंग में कहा कि 17 अप्रैल से 31 दिसंबर 2020 तक शुरू होने वाले मंसूबे इस गेम के जरिए रजिस्टर होंगे। इन मंसूबों को 30 सितंबर 2022 तक मुकम्मल करना शर्त होगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी 24 न्यूज़ सामने ले आया। जराये के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गुजरांवाला जलसे से पहले मुश्तरका एजेंडे की तैयारी और इसको कौम के सामने पेश करने पर इत्तफाक कर लिया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। उस्मान, बताएगा किन उमूर पर तफसीली बातचीत हुई इस मुलाकात में? जी बिल्कुल, आज PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज के दरमियान अहम मुलाकात हुई और हमारे ज़राए के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुश्तरका एजेंडा वाज़ेह करने पर इत्तफाक हुआ है। गुजरांवाला के जलसे से कबल तहरीरी तौर पर एजेंडे को तैयार करने का टास्क जो है वो एहसन इकबाल को सौंप दिया गया। ज़राए के मुताबिक गुजरांवाला के जलसे में एजेंडे को कौम के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही साथ मरीम नवाज का कहना था कि गुजरांवाला का जलसा नाकाम करने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई है, जबकि मौलाना फजल रहमान का कहना था कि जलसे को हर सूरत में कामयाब करेंगे। मुलाकात में जलसे से कबल सरबराही इजलास बुलाने की भी तजवीज़ सामने आई है। उसके साथ ही साथ जो PDM की नई बॉडी बनी है जिसके सरबराह मौलाना फजल रहमान है, मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इस बात का भी इत्तेफाक हुआ कि गुजरांवाला जलसे से कबल PDM का भी अहम इजलास बुलाया जाएगा, जिसमें गुजरांवाला जलसे की जो तफसीली तौर पर जो है उसमें जो खुतबात होंगे और जो हिकमत अमली को उस पर तबादला ख्याल होगा। जी ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सरकारी महकमों में सहूलियात की अदम दस्तियाबी और फंड्स की किल्लत का मसला आवाम के मसाइल हल करने में हमेशा आड़े आया, लेकिन पत्तों की में असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ अली डोगर ने मुखय्यर हजरात के ताउन से वन विंडो ऑपरेशन के लिए महकमा रेवेन्यू का दफ्तर अपनी मदद आपके तहत बनाया, जिसने अवाम की खिदमत के लिए काम शुरू कर दिया है, जहाँ आवाम को एक छत तले रेवेन्यू की तमाम सहूलियात मैसर हैं। वकला, ताजरों, सहाफ़ियों और सरकारी मुलाजमीन समेत अहले इलाका ने मंसूबे को खूब सराहा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पत्तों की आसिफ अली डोगर ने कहा कि अवामी खिदमत अव्वलीन तरजीह है। पत्तों की के आवाम के मसाइल को हमेशा तरजीह बुनियादों पर हल किया। सिंध हुकूमत के तहत चलने वाले रीजनल ब्लड बैंक से मरीजों को खून की फराहमी का अमल शुरू हो गया है। जर्मन हुकूमत के ताउन से औरंगी टाउन के कतर हॉस्पिटल में पहला रीजनल ब्लड बैंक तामीर किया गया। इरफान अब्बासी की रिपोर्ट देखिए। इलाके औरंगी टाउन में जर्मन हुकूमत के ताउन से तामीर होने वाले पहले रीजनल ब्लड बैंक ने कतर अस्पताल के मरीजों को खून की फराहमी का अमल शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी ने एक्चुअली फंड किया था पाकिस्तान में जो है वो सेफ और फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड जो है वो प्रोवाइड करने के लिए हमारे तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं मुख्तलिफ इलाकों में, और उनको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था। सिंध हुकूमत ने फातमीद फाउंडेशन को 10 साल मुआहदे के बाद ब्लड बैंक हवाले कर दिया। रीजनल ब्लड बैंक के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर सरवर का कहना है कि इब्तदाई तौर पर कतर अस्पताल के मरीजों को खून की फराहमी मुमकिन बनाई गई है। जिसको भी एडमिटेड पेशेंट जो है हमारे सिंध गवर्नमेंट कतर हॉस्पिटल के यहाँ पे जिन्हें भी ब्लड की ज़रूरत है वो डॉक्टर साहब जो हैं कंसर्न वो उनको प्रिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद वो ये रिक्वेस्ट लेकर हमारे पास आ जाएंगे और हम जो है अपने मरीज़ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट
ब्लड और सेफ ब्लड जो है वो फराहम करेंगे। रीजनल ब्लड बैंक के कयाम से अस्पताल में दाखिल मरीजों को आसानी होगी, जबकि कतर अस्पताल के बाद सिविल अस्पताल और लियारी जनरल अस्पताल में भी काम शुरू कर दिया जाएगा। कैमरामैन वाहिद खान के साथ इरफान अब्बासी, 24 न्यूज़, कराची। फेसबुक और ट्विटर ने गलत मालूमात देने पर अमरीकी सदर ट्रंप की पोस्ट्स को हटा दिया। जो बाइडन कहते हैं कि ट्रंप को कोरोना वायरस है, 15 अक्टूबर का मुबाहसा नहीं होना चाहिए। जबकि व्हाइट हाउस के सीनियर मुशीर स्टीफन मिलर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। कोरोना वायरस के बारे में गलत मालूमात पर फेसबुक ने ट्रंप की पोस्ट को हटा दिया, जबकि ट्विटर ने भी ट्रंप की ट्वीट को गलत मालूमात वाले ट्वीट्स में डाल दिया। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के सीनियर मुशीर स्टीफन मिलर भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। स्टीफन मिलर ने अपने टेस्ट के मुस्बत आने की तस्दीक करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 5 रोज से घर से काम कर रहे हैं और आइसोलेशन में हैं। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ सदारती मुबाहसे के मुंतज़िर हैं, ताहम ट्रंप को भी कोरोना वायरस है तो मुबाहसा नहीं होना चाहिए। व्हाइट हाउस का कहना है कि सदर ट्रंप में अब कोरोना की कोई अलामात नहीं। इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।